मैं हूं अदील इम्तियाज़ और ये है मेरी वीडियो नंबर 218 जो कि है बर्थ ऑफ ब्लैक होल के बारे में। हमने अब तक जितनी भी यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया है उसमें 200 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही हैं। अभी तक हमने पूरी यूनिवर्स को एक्सप्लोर नहीं किया। ये गैलेक्सीज मुख्तलिफ साइज़ की और मुख्तलिफ रोटेशनल स्पीड के साथ मूव कर रही हैं। पर इन तमाम गैलेक्सीज़ में जो चीज़ कॉमन है, जो मुश्तरक चीज़ है, वो ये है कि इनके सेंटर में एक ब्लैक होल होता है। कुछ गैलेक्सीज़ में वो ब्लैक होल बहुत बड़े होते हैं और कुछ गैलेक्सीज़ में वो ब्लैक होल बहुत छोटे होते हैं। और उस ब्लैक होल जो कि इसके सेंटर में है के इर्द गिर्द तमाम सूरज, तमाम स्टार्स और उनके जितने भी प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। उस ब्लैक होल के गिर्द डस्ट मूव कर रही होती है। तो जितनी भी गैलेक्सी है वो उस ब्लैक होल के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है, ऑर्बिट कर रही होती है और मूव कर रही होती है। अब ये जो ब्लैक होल गैलेक्सीज के बिल्कुल बीच में होता है, इनके इर्द गिर्द आपको अमूमन डस्ट नज़र आती है, क्लाउड्स नज़र आते हैं जो डस्ट के बने होते हैं। और ये डस्ट के क्लाउड जो हैं ये बहुत तेज़ी से ब्लैक होल की तरफ खिंचे जाते हैं क्योंकि इसकी ग्रेविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ब्लैक होल हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है जो एक ख़ास दायरे में आ चुकी होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो चीज़ इसके पास आती जाती है उसका मोशन जो है वो बहुत तेज़ हो जाता है, वो बहुत तेज़ी से घूमना शुरू कर देती है और उसका टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, इसके सेंटर में भी एक ब्लैक होल है। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, इसके सेंटर में सजिटेरियस ए स्टेरिक या ए स्टार मौजूद है। ये ब्लैक होल का नाम है। आपको ये ब्लैक होल यहाँ पर दिखाया गया है। और इस ब्लैक होल को, क्योंकि ये ब्लैक होल है, इससे लाइट बाहर नहीं निकल सकती, ये हमें नज़र नहीं आता। तो हमें कुछ और असूलों की बुनियाद पर देखना पड़ता है कि स्पेस में कहाँ कहाँ ब्लैक होल है, जिसको मैं आगे डिस्कस भी करूँगा। तो हमने इसको जब देखा तो हमें नज़र आया कि हमारी जो गैलेक्सी है इसके बीच में भी एक ब्लैक होल है जिसे हम सजिटेरियस ए स्टेरिक कहते हैं। जिस तरह बाकी हर गैलेक्सीज़ में ये ब्लैक होल्स मौजूद होते हैं। अब ब्लैक होल के गिर्द स्टार्स मूव करते हैं। हमारा सन जो है वो भी ब्लैक होल के गिर्द मूव कर रहा है क्योंकि हमारी पूरी गैलेक्सी जो है वो उस ब्लैक होल के गिर्द मूव करता है। तो हमारा जो सन है वो सजिटेरियस ए स्टेरिक जो है इस स्टार के गिर्द मूव कर रहा है। अब ब्लैक होल्स जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं। इनकी बर्थ के बारे में मालूम करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम इनके मैस को कैसे मेजर करेंगे। जिस तरह सेलेस्टियल बॉडी या स्पेस में जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हम नॉर्मल मीटर्स, किलोमीटर्स, माइल्स में मेजर नहीं कर सकते, बल्कि हम लाइट के यूनिट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, नए यूनिट्स लेके आते हैं। इसी तरीके से जिस तरह हम लाइट ईयर कहते हैं, लाइट मिनट कहते हैं, लाइट आवर कहते हैं, इसी तरीके से जब हमने मैस मेजर करना है सेलेस्टियल बॉडीज़ का, उन बॉडीज़ का जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो उनके लिए हमें नए यूनिट्स चाहिए। अब एक यूनिट जो है वो ये है कि एक सूरज के बराबर अगर मैस है एक और स्टार का या प्लैनेट का, तो उसको हम कहेंगे कि ये यूनिट सोलर मैस है। यूनिट सोलर मैस का मतलब ये है कि एक सूरज का मैस, और वो सूरज कौन सा है? वो हमारा सन है। जो हमारा सन है, हमारे सोलर सिस्टम का सन है, उसका मैस जितना है उसको हम एक यूनिट सोलर मैस कहते हैं। तो अगर कोई ऐसा सूरज है जो हमारे सूरज के 3 गुना बड़ा है, 3 टाइम्स बड़ा है, तो उसको हम क्या करेंगे? 3 सोलर मैस है। उसका मैस क्या होगा? 3 सोलर मैस के बराबर होगा। तो ये हमने एक नया यूनिट जो है वो बना लिया। अब हम ये देखते हैं कि ब्लैक होल्स जो हैं वो कितने बड़े बड़े होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं सजिटेरियस ए स्टेरिक की तरफ या ए स्टार की तरफ। तो ये जो ब्लैक होल है ये 4 मिलियन सोलर मैसेज के इक्वल है। इसका मतलब यह है कि इसका मैस इतना बड़ा है कि अगर 4 मिलियन, 4 मिलियन यानी 40 लाख सूरज इकट्ठे हो जाएं और उनका जितना मैस बनेगा उसके बराबर सजिटेरियस ए स्टेरिक जो है ब्लैक होल का मैस बनता है। तो ये इतना बड़ा ब्लैक होल है। इसी तरीके से हम
ने बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल्स जो हैं वो कायनात में देखे हैं, यूनिवर्स में। तो उनमें से एक जो ब्लैक होल है उसको OJ287 कहते हैं। ये जो ब्लैक होल है, ये जब हम 3.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर देखते हैं, यानी माजी में देखते हैं। क्यों मैं माजी में कह रहा हूँ, इसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी लाइट के बारे में। उससे आपको ये पता चलेगा कि जब भी हम यूनिवर्स में किसी स्टार को देख रहे होते हैं तो हम माजी में देख रहे होते हैं। इवन हम अपने सन को भी जब देख रहे होते हैं तो हम पास्ट में देख रहे होते हैं। तो ये जो ब्लैक होल है, ये 3.5 बिलियन लाइट ईयर्स पुराना, यानी हमें इसका स्टेटस मिल रहा है, और ये 18 बिलियन सोलर मैसेज के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि 18 बिलियन यानी 18 अरब सूरज अगर इकट्ठे हो जाएं तो उनका मैस जो है वो इसके बराबर बनता है। ये इतना बड़ा ब्लैक होल है। ये हमारे सूरज 18 अरब सूरज अगर हमारे इकट्ठे हो जाएं तो उतना बड़ा ब्लैक होल है। और ये जो ब्लैक होल है, कहा जाता है कि ये ब्लैक होल इतने हैं कि अगर हम प्लूटो से लेके सूरज तक जो हमारा डिस्टेंस बनता है, उनके कई टाइम्स जो हैं बड़े ये ब्लैक होल्स बनते हैं। इसी तरीके से आज तक जो सबसे बड़ा ब्लैक होल डिस्कवर किया है हमारी टेलीस्कोप्स ने, इंसानों ने, उसे हम कहते हैं S5014+81। ये जो ब्लैक होल है, जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है उस वक्त का सबसे बड़ा ब्लैक होल है, और ये 40 बिलियन सोलर मैसेज के इक्वल है। यानी 40 अरब सूरज अगर हमारे इकट्ठे हो जाएं तो उनका जितना मैस होगा उसका मैस इस ब्लैक होल के बराबर होगा। तो ये इतने बड़े मैसिव ब्लैक होल्स जो हैं मौजूद हैं यूनिवर्स में। अब सवाल ये होता है कि ब्लैक होल जो है वो पैदा कैसे होते हैं। साइंसदानों ने इसके बारे में बहुत रिसर्च की और उनके पास इसका कुछ आंसर्स जो हैं वो भी आए। हम अपने सूरज की तरफ देखते हैं। हमारा सूरज जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का 99% से ज़्यादा मैस जो है वो हमारे सूरज में मौजूद है। अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस हैं जो कि बर्न हो रही हैं, और वो कैसे बर्न हो रही है, वो एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। उससे वो गैसेस जो हैं वो बर्न हो रही हैं। अब हमारे सूरज में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, हीलियम होती है, ऑक्सीजन होती है, फिर कार्बन, आयरन के आपके पास कंपोनेंट्स भी होते हैं, नियॉन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ये तमाम जो आपको एलिमेंट्स हैं ये सूरज में मिलते हैं। सूरज की जो कोर होती है, कोर जो बिल्कुल अंदर का हिस्सा होता है, वो आयरन से बना होता है। सारे स्टार्स के अंदर का हिस्सा आयरन से बना होता है, और ये जो गैसेस होती हैं ये बाहर जल रही होती हैं। ये जो गैसेस होती हैं ये न्यूक्लियर, इनका फ्यूजन रिएक्शन जो है वो हो रहा होता है, और फ्यूजन रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है वो इकट्ठी होती है। वो हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं और वो हीलियम बनाते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाई, आप उसको देख सकते हैं। पर उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो पैदा होते हैं, एक्सप्लोजन्स हो रहे होते हैं, और इसके साथ साथ रेडिएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सूरज से निकल रही होती हैं, जो हम तक आती हैं। हर स्टार से रेडिएशंस जो हैं वो हम तक आ रही होती हैं, और ब्लैक होल से भी रेडिएशंस जो है वो हम तक आ रही होती हैं। अब ये गैसेज जो हैं वो जलती रहती हैं। एक सूरज जो है या एक टिपिकल स्टार जो है उसमें दो किस्म की फोर्सेस होती हैं जिनका बैलेंस हुआ होता है। जो पहली फोर्स होती है वो फ्यूजन रिएक्शंस की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं और रेडिएशंस जो हैं वो आउटवर्ड ट्रैवल कर रही होती है। तो ये जो फोर्स होती है फ्यूजन रिएक्शन जो है, इसकी जो फोर्स होती है वो बाहर की तरफ एक्शन होता है, वो बाहर की तरफ एक्ट कर रही होती है। और दूसरी तरफ स्टार की अपनी ग्रेविटी होती है जो कि अंदर की तरफ चीज़ों को खींच रही होती है। अब इन दोनों में बैलेंस होता है, और बैलेंस की वजह से स्टार का एक हमें नज़र आता है कि उसकी शेप जो है वो सर्कल में होती है। पर ये चीज़ें, ये दोनों फोर्सेस हमेशा बैलेंस नहीं रहती, और जब इनका बैलेंस ख़राब होता है तो एक स्टार जो है वो ब्लैक होल में बदल सकता है। जब ये दोनों फोर्सेस इनबैलेंस होती हैं, मसलन जब एक स्टार बढ़ता जाता है उसमें फ्यूल जो है वो कम होता जाता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब स्टार जो है उसमें फ्यूल ख़त्म हो जाता है। अब उस मौके पर या तो वो स्टार जो है वो एक्सप्लोड करेगा, उसको हम सुपरनोवा कहते हैं जिसे मैं आपको बताऊंगा, या फिर वो स्टार जो है वो कलरफुल गैसेस के क्लाउड्स में बदल जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जब एक स्टार जो है उसका फ्यूल जो है वो ऐसा ऐसा ख़त्म होता है
और जब वो फ्यूल ख़त्म होता है, उसमें पहले हाइड्रोजन जल रही होती है, फिर हीलियम भी होती है, बाकी गैसेस होती हैं, तो इन द एंड उसके पास सिर्फ आयरन बच जाता है। और आयरन जो होती है वो उसकी कोर होती है। तो जब उसके पास सारे का सारा फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो वो स्टार जो है वो या तो बहुत बड़े एक धमाके से एक्सप्लोड करता है। अब जो वो उसका आउटर शेल जो है, बाहर वाला शेल जो है, जो गैसेस वाला शेल है, वो एक्सप्लोड करता है, तो जो उसकी कोर होती है, जो कि आयरन से बनी होती है, वो उस एक्सप्लोजन के बाद बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है। वो बहुत छोटे मैस में चली जाती हैं। ये मसलन आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम ज़मीन को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएं हर तरफ से बराबर, और उसको छोटा करते जाएं, कंप्रेस करते जाएं, यहाँ तक कि वो एक गोल्फ की बॉल के बराबर हो जाए। हमारी ज़मीन को इतना हम दबाएं कि वो एक गोल्फ की बॉल के बराबर हो जाए, तो उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी, और उसकी ग्रेविटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। यही चीज़ स्टार में होती है। उसकी आउटर गैसेस जो हैं वो तो एक्सप्लोड कर देती हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो आउटर गैसेस हैं, ये फ्यूल ख़त्म होने की वजह से एक एक्सप्लोजन होगा, और वो इस तरीके से एक्सप्लोड करेंगी। और उसके बीच में जो है, वो जो उसकी कोर थी, वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी, और उसकी डेंसिटी और ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वहाँ पर एक ब्लैक होल जो है वो पैदा हो जाएगा, उसके चांसेस हैं पैदा होने के। तो हमने देखा कि स्टार जब डाई करता है, स्टार जब मरता है, तो एक ब्लैक होल जो है वो जन्म ले सकता है, पर यह ज़रूरी नहीं है कि हर स्टार से ब्लैक होल बन सके। अब सन जो है, हमें आइंस्टाइन ने बताया था कि जो हमारे पास स्पेस टाइम कर्व होता है, उसमें जब भी मैटर हम रखते हैं, तो मैटर की ग्रेविटी की वजह से उसमें बैंड आता है। तो सन जो है, उसका बैंड जो है आप देख सकते हैं, ये बैंड बहुत कम है। पर अगर हम एक और स्टार को लें जो कि वाइट ड्वार्फ है, जो कि सन जब इसके पास फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो सन जो है वो वाइट ड्वार्फ में बदल सकता है। इसकी ग्रेविटी ज़्यादा होती है। देखिए आप, ये नीचे को ज़्यादा जा रहा है। अगर इसमें कोई चीज़ गिरती है तो वो ज़्यादा मुश्किल से बाहर निकलेगी, तो इसकी ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा होती है। इसी तरीके से अगर एक सन डाई करता है, तो वो न्यूट्रॉन स्टार भी बना सकता है। तो न्यूट्रॉन स्टार की जो ग्रेविटी है वो वाइट ड्वार्फ से ज़्यादा होती है। और अगर एक सन जो है वो जब ख़त्म होता है, उसका फ्यूल ख़त्म होता है, और वो ब्लैक होल में चेंज होता है, तो ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, शदीद ज़्यादा होती है, और इससे बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। तो आपने देखा कि सन जो है वो वाइट ड्वार्फ में भी बदल सकता है जब उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है, और सन जो है वो न्यूट्रॉन स्टार में भी बदल सकता है, सन जो है वो ब्लैक होल में भी बदल सकता है। तो वो बदलते कैसे हैं? अब हम देखते हैं एक स्टार का लाइफ साइकिल। आपको पता है कि जब हमारी यूनिवर्स बनी थी, तो हमारे पास डस्ट के बहुत बड़े क्लाउड्स थे। नेबुला जो है उसको हम बहुत ज़्यादा रेफ़र करते हैं। नेबुला का मतलब होता है क्लाउड। तो हमारे पास डस्ट के क्लाउड्स थे, और फिर वो जब करीब आए तो वहाँ से स्टार्स जो हैं वो बनना शुरू हुए। बिग बैंग के बाद की बात कर रहा हूँ। अब स्टार्स जो हैं वो दो किस्म के थे, एक छोटे स्टार्स थे और एक बहुत बड़े स्टार्स थे। हमारा जो सूरज है वो भी छोटे स्टार्स में आता है। तो ये ऊपर वाला केस आप समझ लें कि हमारे सूरज की बात हो रही है, और ये एक बहुत बड़ा सूरज है, बहुत बड़ा स्टार है। तो जो छोटे स्टार हैं, उनका फ्यूल जब आहिस्ता आहिस्ता जलता रहता है, बर्न होता रहता है और ख़त्म हो जाता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होना शुरू हो जाते हैं, फूलना शुरू हो जाते हैं, एक्सपैंड करना शुरू हो जाते हैं। 4 बिलियन ईयर्स के बाद, 4 अरब सालों के बाद हमारा जो सूरज होगा वो वीनस तक आ चुका होगा, यानी अपने प्लैनेट के पास आ चुका होगा। वो इतने बड़े साइज़ का हो जाएगा, वो फैलता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो स्टार, क्योंकि छोटा स्टार है, वो एक गैस के क्लाउड में बदल जाता है, एक गैस के क्लाउड में बदल जाता है, जिसको हम प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। इसके बीच में इसके जो कोर होती है, जिसे हमने बताया था कि आयरन की बनी होती है, वो ग्रेविटी की वजह से बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, श्रिंक कर जाती है। जिस तरह मैंने आपको ज़मीन के बारे में बताया था कि गोल्फ की बॉल बन जाती है, इस तरह ये कोर बहुत श्रिंक हो जाती है। तो ये जो कोर है ये वाइट ड्वार्फ में बदल जाती है। वाइट ड्वार्फ एक ऐसा डेड स्टार होता है जिस पर कोई न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रहा होता है, तो उस पर ना तो टेम्परेचर होता है ना प्रेशर होता है, और आहिस्ता आहिस्ता उस पर आइसिंग होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, पर इसकी ग्रेविटी सन से बहुत ज़्यादा होती है, जो मैंने आपको बताई है।
और उसके बाद वाइट ड्वार्फ जो है वो ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाता है। ब्लैक ड्वार्फ जो है वो इस एक सन को ब्लैक ड्वार्फ में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। ब्लैक ड्वार्फ जो है वो हमें बहुत ही कम मिले हैं, मेरे ख्याल में तो वो शायद हमें अभी तक मिले नहीं हैं, क्योंकि हमारी अर्थ जो है क्योंकि हमारी यूनिवर्स 14 बिलियन ईयर्स पुरानी है और ब्लैक ड्वार्फ बनने में इससे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। अगर हम बड़े सूरज की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े सन की बात कर रहे हैं, स्टार की बात कर रहे हैं, तो वो भी जब फ्यूल ख़त्म होगा तो ऐसा ऐसा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। उसको हम रेड सुपर जायंट कहते हैं। रेड सुपर जायंट जब उसका फ्यूल ख़त्म होगा तो उसके आउटर साइड जो है, जहाँ पर गैसेज है, वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सप्लोजन होगा। ये इतना पावरफुल एक्सप्लोजन होता है जिसके रिपल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर तक जाते हैं। इसे हम सुपरनोवा कहते हैं। और हम अपनी जो हमारी यूनिवर्स है, इसमें साइंटिस्ट जो हैं वो ये आए दिन देखते रहते हैं। मुख्तलिफ स्टार्स जो हैं वो ब्लास्ट करते हैं, एक्सप्लोड करते हैं सुपरनोवा की शक्ल में, और हम उसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। और उसके बाद वहाँ से आपके पास दो चीज़ें हो सकती हैं। एक न्यूट्रॉन स्टार जो है वो बन सकता है। उसकी वजह यह है कि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी क्रस्ट की, तो जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन जो है वो कंबाइन हो जाते हैं एटम में, और जब वो कंबाइन होते हैं तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार बनाते हैं, वो न्यूट्रॉन्स बनाते हैं, तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं जो बहुत छोटे साइजेस के होते हैं, पर इनकी ग्रेविटी जो है वो वाइट ड्वार्फ से ज़्यादा होती है और हमारे छोटे सन्स जो है इनसे भी ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़ जो बनती है वो ब्लैक होल्स बनते हैं। ये ब्लैक होल जो है इनकी ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये है कि हर डाइंग स्टार ब्लैक होल नहीं बनाएगा, बल्कि बड़े स्टार जो हैं वो ब्लैक होल्स जो हैं वो बनाते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि हर डाइंग स्टार ब्लैक होल नहीं बनाएगा, बल्कि बड़े स्टार जो हैं वो ब्लैक होल्स बनाते हैं। जिससे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि डस्ट के क्लाउड से स्टार बनता है। स्टार जब बड़ा होता है तो हमारा सन, जिस तरह ये मैच्योर स्टार है, और उसके बाद जब उसका फ्यूल ख़त्म होना शुरू हो जाता है तो वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, और फिर एक सुपरनोवा होता है। सुपरनोवा मतलब बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, और उससे हमें न्यूट्रॉन स्टार्स भी मिलते हैं और उससे हमें एक ब्लैक होल जो है वो भी मिलता है। तो ब्लैक होल की बर्थ जो है वो ऐसे होती है। इसके साथ साथ ब्लैक होल्स में कुछ और चीज़ें भी होती हैं। मसलन ब्लैक होल्स जो हैं वो अपने गिर्द एक ख़ास डिस्टेंस पर जो चीज़ें आ जाती हैं उनको खा जाते हैं, उनको सॉलो कर देते हैं, और उस चीज़ जो उस ख़ास डिस्टेंस को हम इवेंट होराइज़न कहते हैं। यानी इवेंट होराइज़न में अगर कोई चीज़ आएगी, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो स्टार हो, इवन कोई और ब्लैक होल हो, तो ये बड़ा ब्लैक होल उन चीज़ों को खा जाएगा। अब कई मरतबा ये होता है कि ब्लैक होल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें वो खा जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वो बाज़ बहुत ज़्यादा दूर जाने वाली रेडिएशंस जो हैं वो डेसिपेट करते हैं, स्पेस में छोड़ते हैं। जिस तरह आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ब्लैक होल जो है उसने रेडिएशन जो है, ये देखिए रेडिएशन जो है इसकी एक बीम गई, और यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड जो वो भी बनती है। और ये जो डिस्क होती है जिसके गिर्द ये चीज़ें जो हैं अपने गिर्द बहुत तेज़ी से रिवॉल्व करा रहा होता है ब्लैक होल, इसको कहते हैं एक्रेशन डिस्क। इसको हम क्या कहते हैं? एक्रेशन डिस्क। तो ये एक्रेशन डिस्क है, और जब भी कोई चीज़ इवेंट होराइज़न में आती है तो ब्लैक होल जो है उसको सॉलो कर जाता है, और बाजू का ब्लैक होल इतनी चीज़ें खा जाता है कि उसको बर्फ करना पड़ता है, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं डकार लेना पड़ता है, ताकि वो मज़ीद चीज़ें खा सके। और वो जो उसका डकार होता है या जो वो बर्फ होता है वो एक रेडिएशन जो है उसकी शक्ल में उससे निकलता है, और ये टेम्परेरी होता है, ये हमेशा नहीं होता। कुछ देर के लिए वो ये रेडिएशन जो है वो एमिट करता है, और उसके बाद फिर वो तैयार हो जाता है कि वो और चीज़ों को अपने अंदर निगल सके। तो ये एक बेसिक आइडिया था। अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर एक स्टार जो है उसको ब्लैक होल जो है वो सॉलो कर रहा है। तो आप देखें कि वो जो स्टार है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होल की तरफ खिंचता जा रहा है, और उसके साथ आपको नज़र भी आ रहा है कि रेडिएशन जो है वो भी ब्लैक होल जो है वो रेडिएट कर रहा है, और एक्रेशन जो डिस्क है वो भी आपको नज़र आ रही है। पर ब्लैक होल जो है वो चीज़ों को खाता कम और इधर उधर बहुत ज़्यादा फेंकता है। हर चीज़ जो ब्लैक होल के पास आती है ज़रूरी नहीं कि वो उसको हैंडल कर सके। तो इसलिए जब भी ब्लैक होल कोई चीज़ खाता है तो वो बहुत मैसी होती है, वो इर्द गिर्द जो है वो दूर तक फैलती भी है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये स्टार जो है ये ब्लैक होल के पास आया, पर ब्लैक होल ने बहुत थोड़ा हिस्सा जो है उसको अपनी तरफ खींचा, और ये ब्लैक होल से स्टार जो है वो दूर जाकर स्पेस में फैल गया।
अब सवाल ये पैदा होता है, वो सवाल जिसने साइंसदानों को अभी तक बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाला हुआ है, वो ये है कि ब्लैक होल्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर हम इस स्केल में देखें तो जो वाइट डॉर्फ है वो एक सूरज के बराबर होता है। ये देखें, ये रिलेटिव टू सन ऑब्जेक्ट मैस है, तो वो सोलर मैस, यूनिट सोलर मैस के बराबर होता है। जो न्यूट्रॉन स्टार होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, वो 1 से 10 सूरज के बराबर होता है, बीच में कहीं भी हो सकता है। जो आपके पास ब्लैक होल्स होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं, जो साइंसदानों का ख्याल है। एक जो होते हैं वो, उनको हम स्टेलर ब्लैक होल्स कहते हैं। ये 10 से 100 सूरज जो हैं या सोलर मैस के बराबर होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमने ऑब्जर्व किया वो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स थे। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स 40 बिलियन सूरज जो है ये सोलर मैसेज के बराबर हैं। तो साइंसदानों का ये ख्याल था कि अच्छा, ये जो बड़े ब्लैक होल्स बने, ये इतने बड़े बन कैसे गए, ये उनको समझ नहीं आ रही। उनका ये ख्याल था कि एक ऐसा ब्लैक होल भी होना चाहिए जिसे हम इंटरमीडिएट मैस ब्लैक होल कहें। यानी ये जो छोटा ब्लैक होल है, ये जिस तरह बच्चा बड़ा होता है, ये बड़ा होता है और ये इंटरमीडिएट मैस ब्लैक होल बनता है और उससे फिर सुपर मैसिव ब्लैक होल बनता है। तो साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा स्पेस को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया कि उनको कहीं ये ब्लैक होल्स जो हैं वो मिल जाए। उनको ये ब्लैक होल्स मिल भी गए, बहुत दूर उनको एक जगह पर इंटरमीडिएट मैस ब्लैक होल्स मिल गए। पर उनकी प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि जितना टाइम चाहिए एक स्टेलर ब्लैक होल को सुपर मैसिव ब्लैक होल बनने में, हमारी कायनात उतनी पुरानी है ही नहीं। हमारी जो यूनिवर्स है उसकी जो एज है वो 14 बिलियन ईयर्स है, और 14 बिलियन ईयर्स में एक स्टेलर ब्लैक होल जो है वो सुपर मैसिव ब्लैक होल नहीं बन सकता। तो फिर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर साइंटिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा गौर कर रहे हैं। वो इंटरस्टेलर जो ब्लैक होल है उससे भी नहीं बन सकता। तो अब ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहाँ से आते हैं? एक ख्याल ये है, एक थेरी ये है साइंटिस्ट की, कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो हैं या ब्लैक होल्स जो हैं वो शुरू से एग्जिस्ट करते थे। हमने पहले तो समझा कि जब एक स्टार डाई करता है तो ब्लैक होल बनते हैं, पर कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि नहीं, जब पहला स्टार बना था यूनिवर्स में उस वक्त ब्लैक होल भी एग्जिस्ट करता था। तो स्टार के पैदा होने, बड़े होने, फिर उसके सुपरनोवा होने और उसके बाद ब्लैक होल बनना, यानी ये जो बिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद ब्लैक होल्स बने हों, बल्कि ब्लैक होल उस वक्त भी एग्जिस्ट करते थे जब पहला स्टार एग्जिस्ट करता था। और क्योंकि ब्लैक होल्स उस वक्त एग्जिस्ट करते थे तो उस वजह से ब्लैक होल्स जो हैं वो आज हमें इतने बड़े नज़र आते हैं। पर उसके बाद जब साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन की कि अगर बिग बैंग के वक्त भी उसके कुछ अरसे बाद ब्लैक होल्स मौजूद हों, तब भी वो ब्लैक होल्स इतने बड़े नहीं हो सकते कि वो 40 बिलियन जो हमारे सोलर मैस के बराबर हो सके। तो फिर ये थ्योरी जो है ये भी उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि ब्लैक होल्स जो हैं वो इतने बड़े कैसे हो गए अगर वो शुरू में भी पैदा हो गए हों। एक और थ्योरी है और उसमें कहा जाता है कि क्योंकि हमारी जो यूनिवर्स है उसमें जो विजिबल यूनिवर्स है, विजिबल मैटर है, वो 4.6% है जो एटम से मिलकर बना है, और 24% डार्क मैटर है। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, अगर आपको डार्क मैटर का नहीं पता तो आप मेरी वीडियो सर्च कर सकते हैं, और मैंने डार्क एनर्जी पर भी एक वीडियो बनाई है। ब्लैक होल्स जो हैं वो जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। अगर ब्लैक होल्स सिर्फ विजिबल मैटर खा रहे हैं और हमसे ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो रही कि विजिबल मैटर इतना ज़्यादा नहीं है कि ब्लैक होल उसको खाएं और 40 बिलियन सोलर मैस के बराबर बन जाएं, क्योंकि अगर इतना बड़ा ब्लैक होल हो तो उसको अपनी गैलेक्सी है उसका हर एवरी 5th स्टार जो है उसको खाना पड़ेगा। तो ये तो हुआ नहीं, गैलेक्सीज अपनी जगह मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल किसी और वजह से बढ़ रहे हैं, वो हर चीज़ को खाते नहीं जा रहे हैं। एक उसमें थ्योरी ये है कि डार्क मैटर जो है जो हमें नज़र नहीं आता और जो हर गैलेक्सी के इर्द गिर्द मौजूद होता है और वो % ज़्यादा है विजिबल मैटर से, तो ब्लैक होल्स उसको खाते हैं। और क्योंकि ब्लैक होल डार्क मैटर को खा रहे होते हैं हमें, इस वजह से वो इतने बड़े होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल जो है वो डार्क मैटर को भी खा रहे हैं। अब डार्क मैटर जो होता है, जिस तरह गैलेक्सी के गिर्द विजिबल मैटर गैलेक्सी में होता है, उसके गिर्द बहुत बड़ा डार्क मैटर होता है जिसकी वजह से वो गैलेक्सी बनी होती है। इसी तरीके से स्टार्स के गिर्द भी डार्क मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, हम उनको डार्क स्टार्स भी कहते हैं। ये हो सकता है कि
ब्लैक होल जो है वो डार्क स्टार्स को खा रहा हो, क्योंकि डार्क स्टार जो है वो 4 to 5 टाइम्स बड़ा होगा एक नॉर्मल स्टार से, तो इस वजह से ब्लैक होल जो है वो उनको खा रहा है और वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पर जब इसकी कैलकुलेशन की गई तो स्टिल ब्लैक होल्स जो हैं वो इतने बड़े नहीं हो सकते इनको खाकर, पर अभी भी इस थ्योरी पर काम हो रहा है। एक और थ्योरी है और उसमें ये कहा जाता है कि ब्लैक होल्स जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं, यानी एक बड़ा ब्लैक होल छोटे ब्लैक होल को खा जाते हैं। और इस चीज़ का साइंटिस्ट को प्रूफ भी मिल गया, उन्होंने कई जगह पर स्पेस में देखा कि दो ब्लैक होल्स जो हैं वो इर्द गिर्द आपस में एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और फिर बड़े ब्लैक होल ने छोटा ब्लैक होल जो है उसको खा लिया। तो ये तो एक फैक्ट है कि एक ब्लैक होल जो है वो दूसरे ब्लैक होल को खा जाता है और वो बड़ा हो जाता है। तो इस वजह से जो हमारे पास सुपर मैसिव ब्लैक होल्स है वो इस वजह से पैदा हो गए हैं कि शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लैक होल्स को खा लिया हो। पर ब्लैक होल्स जो हैं वो अमूमन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे हैं और उनको पास आने के लिए जितना टाइम दरकार है और इतने बड़े होने के लिए उनको जितने ब्लैक होल्स खाने की ज़रूरत है उतनी एज हमारी यूनिवर्स की नहीं है। तो इस थ्योरी जो है इसकी सिर्फ अगर इसको देखा जाए तो इसकी बेसिस पर हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि 40 बिलियन जो सोलर मैसेज हैं उसके बराबर ब्लैक होल जो वो कैसे होता है। पर ये एक चीज़ अहम है कि ब्लैक होल जो है वो छोटे ब्लैक होल्स को खा जाता है। उसके बाद एक और थ्योरी है वो ये है कि जब दो गैलेक्सीज आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर आपके पास तीन किस्म की चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि दो ब्लैक होल्स मिलते हैं, क्योंकि दोनों गैलेक्सीज के सेंटर में ब्लैक होल्स हैं। तो जब दो गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं तो वो दोनों ब्लैक होल्स टकराते हैं, उसमें जो बड़ा ब्लैक होल है वो छोटे ब्लैक होल को खा जाएगा। जिस तरह बहुत अरसे बाद जो एंड्रोमेडा हमारे साथ गैलेक्सी है वो हमारी तरफ बढ़ रही है और बहुत अरसे बाद उसका ब्लैक होल क्योंकि बहुत बड़ा है, इवन 40 टाइम्स बड़ा है हमारे ब्लैक होल से, तो वो हमारे ब्लैक होल को खा जाएगा, तो वो ब्लैक होल बड़ा हो जाएगा। उसके साथ साथ वो ब्लैक होल जो है वो जो विजिबल मैटर है उसको भी खाएगा, क्योंकि हमारी गैलेक्सीज में भी स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, और उस गैलेक्सीज में भी स्टार्स और प्लैनेट्स हैं, तो उसको विजिबल मैटर जो है वो भी बहुत मिलेगा, तो वो उसको खाएगा और वो भी उसको हेल्प आउट करेगा बड़ा होने में। उसके साथ तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि उस गैलेक्सीज के साथ ब्लैक मैटर अटैच्ड है और हमारी गैलेक्सीज के साथ भी ब्लैक मैटर अटैच्ड है। तो जो बड़ा ब्लैक होल होगा वो इस ब्लैक मैटर को भी डिवोर करने की कोशिश करेगा, वो उसको खाने की कोशिश करेगा, बल्कि वो खाएगा। तो अब जो ब्लैक होल है वो तीन चीज़ें खा रहा है, वो एक छोटे ब्लैक होल को भी खाएगा और उसके साथ वो जो विजिबल मैटर है, जो सोलर जो सिस्टम्स हैं, सन है, सूरज, प्लैनेट्स, इस किस्म की चीज़ें हमें नज़र आती हैं, वो उनको भी खाएगा, और जो उससे रिलेटेड डार्क मैटर है वो उसको भी खाएगा और वो बहुत बड़ा हो जाएगा। स्टिल साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्लैक होल्स जो हैं वो इतने बड़े कैसे हो सकते हैं, पर अभी तक हमको इन तीन थेरीज के बारे में बेसिक पता है। इसके साथ साथ हमें न्यूटन ने बताया था कि एस्केप जो है वो वेलोसिटी होती है, अगर आप ज़मीन से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको इस वेलोसिटी से तेज़ी से मूव करना पड़ेगा, यानी इससे ज़्यादा तेज़ी से मूव करना पड़ेगा। अगर आप एक बॉल फेंकते हैं तो अगर उसकी वेलोसिटी इससे कम है तो वो नीचे गिर जाएगी। आप ज़्यादा फोर्स से फेंकें, स्टिल अगर उसकी वेलोसिटी 2gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर रूट से कम है तो वो नीचे गिरेगी। और अगर आपने इतनी तेज़ी से इतनी वेलोसिटी के साथ वो बॉल ऊपर फेंकी कि उसकी वेलोसिटी से ज़्यादा होगी तो वो ज़मीन के मदार से, ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी, ज़मीन के बाहर निकल जाएगी। तो हमारे पास जब ब्लैक होल होता है, इस पर लाइट जो है अगर बहुत दूर से गुजर रही है तो ब्लैक होल जो है वो उस पर असरअंदाज नहीं होता। पर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने दी, उसने हमें बताया है कि लाइट जो है वो मैटर की तरफ बेंड होती है। हमें पता है कि ब्लैक होल का बहुत ज़्यादा मैस होता है, तो लाइट ब्लैक होल की तरफ बेंड होगी, जिस तरह वो सूरज के गिर्द बेंड होती है, इसी तरीके से लाइट जो है वो ब्लैक होल के गिर्द। अब वो जैसे जैसे ब्लैक होल के पास आएगी तो लाइट जो है वो बेंड होती जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर लाइट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर आ गई तो वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और फिर लाइट बाहर नहीं निकल सकती। तो ब्लैक होल वो चीज़ है जिससे लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। तो अगर आपने ब्लैक होल से बाहर निकलना है तो आपको स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से मूव करना पड़ेगा। शायद ये पॉसिबिलिटी है कि आप ब्लैक होल से बाहर निकलें, स्पीड ऑफ लाइट के साथ लाइट ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल सकती। यही चीज़ मैंने यहाँ पर दिखाई है। अगर आप देखें तो ये इवेंट होराइजन है, यानी ये वो जगह है जहाँ पर ये स्पेस को बेंड करता है, स्पेस टाइम को बेंड करता है ब्लैक होल। और इसके अंदर जो है ये जो टिप है कोन की, ये कोन की तरह की है, इसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहाँ पर हर चीज़ जाके ख़त्म हो जाती है। तो लाइट जो है
वो जब यहाँ पर होगी तो वो स्केप कर जाएगी, बेंड होगी पर स्केप कर जाएगी। जब लाइट इस इवेंट होराइजन पर आएगी तो वो स्टेशनरी हो जाएगी, वो बिल्कुल स्टेशनरी हो जाएगी, इसके गिर्द घूमती रहेगी। और जब वो इसके अंदर चली जाएगी तो वो इस ब्लैक होल में ट्रैप हो जाएगी, और ये ब्लैक होल लाइट को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं देगा, इसकी इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है। यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाया कि अगर ब्लैक होल के पीछे कोई चीज़ है और हम उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं और बीच में ये देखें ब्लैक होल है, तो लाइट यहाँ से बेंड हो जाएगी। अब लाइट जब यहाँ से बेंड होगी तो हमें वो चीज़ जो है वो यहाँ पर नज़र आएगी। एक्चुअली वो यहाँ पर है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ब्लैक होल जो है वो लाइट को बेंड कर देता है। और ब्लैक होल को हम जब डिटेक्ट करते हैं तो इससे इसकी रेडिएशंस की वजह से डिटेक्ट किया जाता है। जो ये रेडिएशन रेडिएट करता है हम उसको रीड करते हैं हमारे सेंसर, और हमें फिर अंदाज़ा होता है कि ये रेडिएशन किसी ब्लैक होल से आ रही हैं। तो ये हम आज की वीडियो थी जिसमें हमने बर्थ ऑफ ब्लैक होल को डिस्कस किया। अगली वीडियो में ब्लैक होल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी और चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे।